हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शासन अधिनियम 1919 तथा 1935। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासकर 1935 अधिनियम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भारत का संविधान है उसमें बहुत सारे उसके तथ्य, यानी ये कहा जाए कि जो 1935 का अधिनियम था वो संविधान बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसका बहुत सारी चीज़ें जो है आज भी भारतीय संविधान में लिया गया है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 तथा 1935। दोस्तों इससे संबंधित 1919 और 1935 संबंधित प्रति वर्ष एक प्रश्न जो है आता ही आता है, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो या व्यापम को कोई एग्ज़ाम हो। खासकर पीसीएस के एग्ज़ाम में, एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में एक प्रश्न आना पक्का है। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम पहला है मध्य प्रदेश। जो भारत शासन अधिनियम है 1919 उसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों भारत शासन जो अधिनियम 1919 है उसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कब लाया गया है। तो दोस्तों मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 में लाया गया था। बेसिकली हुआ क्या था कि जब 1917-18 चल रहा था तो उस समय जो है जो तत्कालीन वायसराय थे चेम्सफोर्ड, ठीक है, ये चेम्सफोर्ड है, तो उन्होंने ये फील किया कि भारतीयों के लिए कुछ क्योंकि जिस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, साथ ही साथ संविधान बनाने की मांग भी आ रही थी और अधिकार देने की बात आ रही थी, स्वराज लेने की बात आ रही थी। इस तरह भारतीय जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, तो उसी को देखते हुए चेम्सफोर्ड ने एक सुधार ले आया जिसे भारत शासन अधिनियम कहा गया। तो चलिए दोस्तों हम इसमें इसके और कुछ पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम देख लेते हैं बेसिकली ये जो चेम्सफोर्ड तो तत्कालीन वायसराय थे, लेकिन मोंटेग्यू उस समय के भारत के राज्य सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन वायसराय थे। ठीक है, और इन्हीं के दोनों के नाम से ही भारत शासन अधिनियम 1919 कहा गया। अब ये 1919 में पारित हुआ, लेकिन ये जो है लागू कब हुआ 1921 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1919 में जो है ये पारित हुआ, लेकिन 1921 में इसे लागू किया गया। इसके बाद जो है इसके अगले प्रावधान है कि ब्रिटेन में, ठीक है, कहाँ, ब्रिटेन में उच्चायोग कार्यालय का गठन किया गया। अक्सर प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रश्न ये मतलब अक्सर इन्हीं में से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायोग कार्यकाल किस अधिनियम के तहत किया गया, या 1919 के तहत किया गया, या 1935 के तहत, या किसी और के तहत। तो इस तरह की चीज़ें जो है अक्सर पूछी जाती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायोग का कार्यालय जो है गठन किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम में, एवं भारत सचिव के कुल कार्य उसे भी स्थानांतरित कर दिए गए। जो भारत सचिव होते थे उनके कुछ कार्य भी उनको भी स्थानांतरित कर दिए जाते थे। अगला है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषदें होती थी उन्हें अपनी अपनी जो सूची होती थी, जैसे अभी वर्तमान में जो है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, ठीक है, तो उसी प्रकार वहाँ उस समय भी हुआ करता था। तो उसमें जो सूचियाँ होती थी, जो उसमें विषय होते थे, उनको अपने अधिकार में पूर्ण मतलब उन कानून बनाने का उनको पूर्ण अधिकार दिया गया था। अगला है जब दो शासक, अब एक होता है कि द्वैत शासन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, केंद्र में और राज्य में, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। ठीक, अब द्वैत शासन होता क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लगाया गया। तो दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम या मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में द्वैत शासन लगाया गया था। अब द्वैत शासन होता क्या है, तो दोस्तों जब दो शासक, यानी जब दो शासन करने वाले दो शासक एक ही सत्ता का संचालन करते हैं तो उसे द्वैत शासन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्वैत शासन किसे कहते हैं, जब एक ही सत्ता का दो लोग जब दो शासक एक ही सत्ता का संचालन करते हैं, यानी जब एक सत्ता है और उसको दो लोग चलाएं, उसे ही द्वैत शासन कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू किए गए। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि प्रांतीय जो विषय हैं उनको दो भागों में विभाजित कर दिया। किस में कर दिया, एक
आरक्षित विषय कर दिया, एक हस्तांतरित विषय कर दिया। हस्तांतरित यानी जो आरक्षित विषय थे, यानी जो देखिए यहाँ पे जो आरक्षित विषय है उसे गवर्नर जनरल के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और जो हस्तांतरित विषय थे वो किसके द्वारा किया जा रहा है, भारतीय मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि वो विषय, ये प्रांतों में जो द्वैत शासन लगा है उसी संबंधित बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसमें क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल के द्वारा हस्तांतरित विषय थे वो क्या है, वो भारतीय मंत्री और जो चुने हुए होते थे उनके द्वारा किया जाता था। तो ये इस प्रकार से ये प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया, ये ध्यान रखिएगा। उसको दो भागों में विभाजित किया गया है ना, यही पूछा जा सकता है। जो प्रांतीय विषय थे वो कितने भागों में विभाजित किए गए, दो भागों में। कौन से, आरक्षित और हस्तांतरित, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैत शासन किस भारत शासन अधिनियम के तहत लगाया गया, 1919 के मोंटेगू ट्रांसपोर्ट सुधार के तहत। अगला देखते हैं, जो सीएजी होता है, जिसे कैग बोला जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका सुझाव भी इसी एक्ट में दिया गया है ना, कि इसको भी बनाना चाहिए। तो इसका सुझाव कब दिया गया, इसी एक्ट में दिया गया, यानी 1919 के एक्ट में जो है इसका सुझाव दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार देश में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आया हुआ है, इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। प्रत्यक्ष यानी जो सीधे डायरेक्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें, विधान परिषद होती है या राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं, है ना, उन्हें सीधे जनता नहीं चुनती है। तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था लागू गई। द्विसदनीय मतलब दो सदन होते हैं, जिसमें राज्यसभा लोकसभा वाला, वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। प्रश्न पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत देश में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस तहत की गई, अधिनियम के तहत या एक्ट के तहत की गई, तो वो भी 1919 के तहत। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि ये चीज़ें उसके तहत की गई है, इस अधिनियम के तहत की गई है। अब अगला जो है, इसी की हम बात कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल, इसी पॉइंट का ये एक पॉइंट ये भी है कि इस प्रकार भारत में विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, यानी राज्यसभा और लोकसभा लागू की गई। कौन सी, राज्यसभा लोकसभा लागू की गई, और दोनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल के निर्वाचित किया जाने लगा। कुल मिला के क्या हुआ, इसका ये दोनों पॉइंट का सार क्या हुआ, दोनों पॉइंट का सार ये हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत देश में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई और जिनका इलेक्शन प्रत्यक्ष करने लगा, ठीक है। उस समय राज्यसभा का भी जो है प्रत्यक्ष होता था, प्रत्यक्ष जो है निर्वाचन होने लगा, ठीक है। यानी जो राज्यसभा लोकसभा का जो अगर देखा जाए गठन किया गया, वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो कैग है उसका भी सुझाव इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया। चलिए अगला हम देखते हैं, इसी एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी एक्ट के द्वारा, यानी भारत शासन अधिनियम का जो 1919 का एक्ट है के द्वारा ही महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, इसी एक्ट के तहत, यानी इसी का मतलब यह है कि भारत शासन अधिनियम जो है 1919 की हम बात कर रहे हैं, तो हम बार बार 1919 ना बोल के हमने इसी एक्ट के द्वारा ऐसा बोला, ठीक है। तो इसी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि लोक सेवा आयोग, जो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग गठन किस अधिनियम या एक्ट के तहत किया गया, तो दोस्तों वो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1900 एक्ट के तहत अनुसार पहली बार केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग अलग कर दिया गया। ध्यान रखिए, जो केंद्र का बजट होगा अलग होगा, जो प्रांतीय बजट होगा वो अलग होगा। प्रांतीय बोले तो अगर आज के हिसाब से हम बात करें तो केंद्र में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रांत में जो यानी राज्य जो है, उसमें अलग अलग अपने अपने बजट सेपरेट होते हैं। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने का स्वयं का अधिकार उनको दिया गया, ठीक है। ये सारे प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला हम देख लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या हुआ, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 साल बाद जांच, मतलब इसके अंतर्गत, मतलब यहाँ पे जो मैंने एक वर्ड यूज़ किया इसके अंतर्गत, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, है ना, मैंने वो लिखा नहीं है पर मैं इसकी बता रहा हूँ कि इसके अंतर्गत। तो इन्होंने क्या किया कि हर 10 साल में, जब 1919 में मोंटेगू ट्रांसपोर्ट सुधार आया, तो उन्होंने उसमें एक चीज़ ये भी कही कि अब हर साल 10 साल में, ठीक है, हर 10 साल में एक वैधानिक आयोग का गठन करेगा और ये देखेगा
ठीक है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया है, तो वो क्योंकि 10 साल के लिए आया हुआ था, उसने अपनी कितनी कितनी सफलता पाई और उसमें और किस तरह की सुधार, ठीक है, ये सुधार की आवश्यकता है। यानी जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अधिनियम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में किस स्तर पर सफल रहा, ठीक है, उसने किस स्तर पर सफल रहा, यानी उसने उसने उसका कार्य कितना सही रहा और उसमें क्या क्या कमियां रही, इसकी एक रिपोर्ट देगा, जिससे कि अगला जो भारत शासन अधिनियम आएगा उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, तो इसी के तहत तो जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन आना उनको 10 साल बाद चाहिए था, पर वो 1928 में आ गया, यानी 1 साल पहले ही आ गए वो। ठीक है, तो जो साइमन कमीशन इसी की देन है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो भारत शासन अधिनियम था उसी की जांच के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये वैधानिक गठन है, जो ये वैधानिक गठन, इसके जो वैधानिक आयोग का गठन किया गया है, इसका मेन रीज़न यही था कि वो अपने लक्ष्य को देखे कि जो उसने अधिनियम बनाया है, भारत शासन अधिनियम, वो कहाँ तक वो सही रहा, सफल रहा और उसमें क्या क्या कमियाँ रही। ठीक है, तो साइमन कमीशन इसी के तहत आया। अब अगला हम बात कर लेते हैं कि इसने एक सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी एक पृथक निर्वाचन के लिए सिद्धांत का प्रस्ताव विस्तार किया। क्योंकि दोस्तों जो सांप्रदायिक चुनाव था, ठीक है, पृथक निर्वाचन था, वो तो 1919 में हो गया, मतलब वो उसको लागू कर दिया गया था। 1909 का जो अधिनियम था, उस समय जो वायसराय थे तत्कालीन, उनके द्वारा तो वो कर दिया गया था। तो अब क्या किया गया 1919 में, उसी को विस्तार किया गया। ठीक है, विस्तार किया गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिक, क्योंकि वो प्रश्न बार बार पूछा गया है कि लॉर्ड मिंटो थे, तो उन्होंने जो है मिंटो सुधार के नाम से भी वो जाना जाता है 1909। तो दोस्तों किसने पृथक निर्वाचन लागू किया? तो लॉर्ड मिंटो ने किया। लेकिन इसका विस्तार कब हुआ था दोस्तों? इसका विस्तार बेसिकली हुआ है 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत। कब? 1919 भारत शासन के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, इसका विस्तार किया गया है किसमें? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आजकल जिस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भारत में पहली बार कब हुआ, आजकल पहली छोड़ के दूसरी भी पूछ रहे हैं, तो इसलिए आपको दूसरी चीज़ भी पता होना चाहिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय, ईसाई, भारतीय, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए जो सिद्धांत था उसका विस्तार किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से, ठीक है, कितनी सदस्यों में से? 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए तथा इन्हें विधि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य व उद्योग विभाग सौंपे गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विधि, श्रम, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, उद्योग जो है ये सारे विभाग वो सौंपे गए, यानी 8 में से 3 भारतीय को जो है इसमें शामिल किया गया। अगला है, केंद्रीय विधानमंडल का संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। जो केंद्रीय विधानमंडल था, जैसे आज भी यही होता है, जो केंद्र में सरकार होती है वो पूरे भारत के लिए क्या कर सकती है? वो कानून बना सकती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वो कब से आया? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही आया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट के तहत या किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत। ये जो मैं सब बोल रहा हूँ दोस्तों, इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको इस टाइप की चीज़ें ही मिलेंगी। तो इसमें अक्सर ये इस टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है, केंद्रीय विधानमंडल में संपूर्ण भारत के लिए कानून बना, किस अधिनियम के तहत कानून बना सकता था? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1919। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, कि शासन अधिनियम के तहत 1919 के तहत। ठीक है, ये और वो अधिनियम कब तक रहता? 6 महीने तक रहता था। कब तक प्रभावी रहता था? 6 महीने तक। बजट पर बहस तो हो सकती थी पर मतदान नहीं किया जा सकता था। इस अधिनियम की विशेषता थी कि बजट पर बहस तो हो सकती है पर मतदान नहीं करने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम का एक दोष भी था, तो हम दोष देख लेते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था एवं सांप्रदायिकता जो निर्वाचन पद्धति उसका विस्तार किया गया, इस अधिनियम का ये दोष था। ठीक है, प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया गया और दूसरा क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन का जो विस्तार किया गया है ना, तो 1909 में चालू स्टार्ट हो गया था सांप्रदायिक चुनाव, लेकिन जो उसका विस्तार 1919 के अधिनियम में किया गया, ये उसके दोष थे, इसके अवगुण थे
दोष थे। अब अगला जो है हम बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935। जी हाँ दोस्तों, 1935 की अब हम बात करेंगे। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन एवं भारत के वर्तमान संविधान निर्माण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यानी जो भारत का वर्तमान संविधान है, जब वो संविधान बनाया जा रहा था तो भारत शासन अधिनियम 1935 के जो बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे, पॉइंट थे, उनको जो है आज के संविधान में समाहित किया गया है। ठीक है, ये इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ याद रखिएगा। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ठीक है, भारत शासन जो अधिनियम 1935 है, वो भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन, यानी भारत में एक सरकार गठन होगी तथा वर्तमान में जो संविधान है उसके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट यहाँ से ले गए थे। भारत शासन अधिनियम एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें उस समय पे उसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थी। अब 12 अनुसूचियाँ हो गई, लेकिन उसमें जो है 10 अनुसूचियाँ थी, इसीलिए इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, ठीक है, जिसमें राज्यों और रियासतों के एक इकाई की तरह माना गया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और राज्यों और रियासतों की एक इकाई की तरह माना गया। इसमें द्वैत, जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है, और केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रांतों में द्वैत शासन को हटाया, किस अधिनियम के तहत हटाया गया? तो प्रांतों में द्वैत शासन 1935 की तरह हटाया गया और केंद्र में लगाया कब गया? 1935 के तहत, ठीक है। और जब ये प्रांतों में द्वैत शासन हटा दिया गया, इसी का जो है सफलता है, जो कि 1937 में, 35 में हटाया, 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, ठीक है, 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से शासन का अधिकार दिया गया, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पर क्या हुआ था कि कांग्रेस ने अपनी अधिकार बनाई, सरकार बनाया। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया, ठीक है। केंद्र में क्या हुआ? द्वैत शासन लगा दिया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। किस शासन के अधिनियम? पहले बर्मा जो है, जो म्यांमार है, ठीक है, तो म्यांमार पहले भारत के तहत आता था, लेकिन अब क्या हुआ? 1935 अधिनियम के तहत उसको जो है क्या किया गया? हटा दिया गया इन द सेंस कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अगला है दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए, दलित जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व व्यवस्था का फिर से विस्तार किया गया, ठीक है। यानी इन्होंने जो है भारत में फूट डालो कूट वाली नीति को जो है इन्होंने किसी भी अधिनियम में छोड़ा नहीं, तो यहाँ पर भी उसका जो है विस्तार किया। एक भारतीय बैंक की स्थापना की गई, ठीक है, एक भारतीय बैंक की स्थापना की गई 1935 एक्ट के तहत, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्थापना की गई। अगला हम देख लेते हैं। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, इसमें एक संघीय लोक सेवा की स्थापना की, साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा की भी स्थापना हुई, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है संयुक्त लोक सेवा की स्थापना भी की गई। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो एक यूपीएससी होता है सब जानते हैं, एक राज्यों में पीएससी होता है, और मान लीजिए 2 राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, इसमें मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पीएससी नहीं है, यानी एग्ज़ाम नहीं करा सकती, तो इन दोनों के लिए एक संयुक्त, यानी एक साथ जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। दोनों में अंतर है दोस्तों, इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैं इसमें जितने आयोग होते हैं उसको इसमें समाहित करूंगा, तो मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जो राज्य की जो आयोग का अध्यक्ष होता है उसको नियुक्त दूसरा करता है, पर उसको हटाता दूसरा है, ठीक है। वहीं संयुक्त जो लोक सेवा है उसमें उसको भी नियुक्त अलग करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए इसको अलग से मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा। अगला है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1958 में, 1858 में द्वारा स्थापित भारत परिषद को जो है समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगला है, अब इसको जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसको मैं एक सार के रूप में ले आया हूँ, जो कि एक बार में आपको समझाता हूँ मैं। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1934 एक्ट के तहत 1935 में स्थापित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा 1934 एक्ट के तहत 1935 में स्थापित किया गया। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश शासन भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 एक्ट के तहत 1937 में की गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस एक्ट में संविधानी निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, यानी केंद्र की अलग शक्तियाँ होंगी और राज्य की अलग शक्तियाँ होंगी, इसको विभाजित किया गया, ठीक है। जिसे हम बात करते हैं कि भारत में राज्य सूची संवर्ती
वो अपने अलग सूची के तहत कानून बनाए और ये अपने इसमें अलग बनाए, इसलिए दोनों राज्यों में विभाजित कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है कि भारत के किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत भारत में संविधान में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। विधानमंडल में सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाना था, ठीक है, स्टार्ट किया। विधानमंडल में सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाना और बर्मा का विभाजन किया जाना, साथ में भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1935 को स्थापित किया गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रश्न टॉपिक समाप्त होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसके एक से दो बार आप प्रावधान जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये प्रावधान अक्सर प्रश्नों में पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं और हम उसको गलत करके आ जाते हैं। MPPCS PSC में हर साल, चाहे आप देख लीजिए, 1919 अधिनियम और 1935 अधिनियम से एक प्रश्न प्रतिवर्ष पूछा जाता है और इस बार भी पूछने जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। नमस्कार।